आज मैं आपको बताने वाला हूं कांग्रेस पार्टी के 10 ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और सुपरस्टार नेता बन गए। नंबर 10, पूर्णो संगमा। दोस्तों, शुरुआत होती है नंबर 10 से। पूर्णो संगमा मेघालय से आए इस नेता का नाम आज की पीढ़ी शायद कम जानती है, लेकिन इस एक आदमी ने वो कर दिखाया जो पूरे पूर्वोत्तर भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। 1996 में ये लोकसभा के अध्यक्ष बने, पूर्वोत्तर से पहले लोकसभा अध्यक्ष। वो इलाका जिसे दिल्ली अक्सर भूल जाती है, उस इलाके के एक बेटे ने संसद का सबसे बड़ा पद संभाला। कम बड़ी बात नहीं है यार। कांग्रेस में उनकी पकड़ मजबूत थी, सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1999 में जो हुआ वो राजनीति की किताब में एक अलग अध्याय बन गया। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पर जब संगमा और शरद पवार ने आवाज़ उठाई तो कांग्रेस ने दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, निकाला नहीं, बाकायदा निष्कासित किया। फ़र्क समझिए, जिस घर में 30 साल गुजारे उसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, उसी साल बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब एक चौंकाने वाली बात सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2012 में संगमा जी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ। वही कांग्रेस जिसमें उन्होंने जीवन लगाया था, उससे लड़ गए, हारे लेकिन लड़े। और उनकी विरासत बेटी अगाथा संगमा उस वक्त देश की सबसे बड़ी युवा केंद्रीय मंत्री बनी। बेटे कोनराड संगमा 2018 से मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। एक आदमी को निकाला गया और उसने एक पूरा राजनीतिक खानदान ही खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी तो बस शुरुआत है, आगे जो नाम आएंगे वो और भी दिलचस्प हैं। और नंबर 2 पर जो नेता है उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा बदल दी, वो आगे। नंबर 9, गुलाम नबी आज़ाद। एक सवाल, क्या आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को संसद में रोते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन 2021 में देखा गया। नरेंद्र मोदी जो अपने भाषणों में कभी नहीं रोते, वो राज्यसभा में खड़े होकर भावुक हो गए, आंखें भर आईं, और जिनके लिए वो रोए वो थे कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद। भारतीय राजनीति का वो दृश्य आज भी लोग याद करते हैं। आज़ाद जी ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को दी। 2005 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 2008 तक उस राज्य को संभाला जहां हर पल एक अग्नि परीक्षा होती थी। फिर राज्यसभा में कांग्रेस के नेता बने, 50 साल से ज़्यादा की वफादारी। लेकिन अगस्त 2022 में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा। उनके इस्तीफे में जो बातें थीं वो कांग्रेस के लिए एक आईना था। उन्होंने कहा, पार्टी में फैसले एक छोटी सी टोली करती है, बड़े नेताओं की सुनी नहीं जाती, दरबारी संस्कृति हावी हो गई है। सितंबर 2022 में उन्होंने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई। अब यहाँ एक कड़वी सच्चाई, 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। खुद आज़ाद जी भी अपनी सीट भी से हार गए। तो क्या कांग्रेस छोड़ना सही था? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन एक बात तय है, 50 साल की वफादारी के बाद जब कोई पार्टी छोड़ता है तो उसकी वजह छोटी नहीं होती। अब चलते हैं नंबर 8 पर, और यहाँ एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने कांग्रेस छोड़ी तो एक नई पार्टी नहीं बनाई, बल्कि एक नई पार्टी की नींव रखी, और वो पार्टी आज देश में सत्ता में है। नंबर 8, राजमाता विजया राजे सिंधिया। दोस्तों, एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी आज जो है वो बनी कैसे? किसने उसकी नींव में पहला पत्थर रखा? इस सवाल का जवाब एक ऐसे नाम से जुड़ा है जिसे आज की पीढ़ी कम जानती है, विजया राजे सिंधिया। 1957 में ये कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा से चुनी गई। ग्वालियर की महारानी राजघराने से आई, लेकिन सत्ता की भूख नहीं थी, सिद्धांत की धुन थी। कांग्रेस में रहते हुए उन्हें लगने लगा कि यह पार्टी जनता की नहीं, सत्ता की भूखी है। 1967 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जनसंघ में शामिल हुई, और 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, जेल भरो आंदोलन हुआ। विजया राजे जी ने जेल की सजा कबूल की, लेकिन घुटने नहीं टिके। यह वो महिला थी जो राजमहल छोड़कर जेल गई, लेकिन झुकी नहीं। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो विजया राजे सिंधिया उसके संस्थापक सदस्यों में थी। मध्य प्रदेश में आज भाजपा की जड़ें कितनी गहरी हैं, उसके पीछे एक राजमाता का हाथ है। 2001 में उनका निधन हो गया, लेकिन अब एक चौंकाने वाली बात, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी 1967 में। उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी 2020 में। एक ही खानदान, एक ही रास्ता, दो अलग अलग पीढ़ियों में। खून से था ज़्यादा यही जज्बा, कांग्रेस से निकले तो इतिहास बन गए। आगे चलते हैं नंबर 7 पर, एक ऐसा नेता जो कांग्रेस की पाठशाला में पढ़ा, लेकिन जिसने उसके बाद जो किया वो सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। नंबर 7, चंद्रबाबू नायडू। अगर कोई पूछे आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा नेता कौन, तो एक ही नाम सुनाई देगा, लेकिन क्या
आपको पता है उनकी शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। 1978 में चंद्रगिरी विधानसभा सीट से वो कांग्रेस के टिकट पर जीते नौजवान नेता, लेकिन कुछ साल बाद ससुर एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी बनाई और नायडू उनके साथ हो लिए। अब यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग बताते हैं। 1995 में नायडू के ससुर एनटीआर खुद मुख्यमंत्री थे और नायडू ने पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ कर लिया और एनटीआर की सरकार ही पलट दी। अपने ससुर की जगह खुद मुख्यमंत्री बन गए। घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत शायद इसी के लिए बनी थी। लेकिन नायडू साहब की असली कहानी तो आगे है। 2003 की बात है। नायडू मुख्यमंत्री थे। तिरुपति के पास अलीपिरी में उनके काफिले पर माओवादियों ने हमला किया, सड़क में बम लगाया था, विस्फोट हुआ, काफिले के वाहन तबाह हो गए, 20 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हुए, मौत सामने खड़ी थी, लेकिन नायडू बच गए। जो आदमी उस हमले से निकला वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ता रहा। वो 2024 में एक बार फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना माओवादी रोक सकते हैं ना हार रोक सकती है। अब नंबर 6 पर चलते हैं और यह वो कहानी है जब एक नेता ने पार्टी छोड़ने के लिए एक पूरी सरकार रातों रात गिरा दी। सुनिए। नंबर 6, ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक सवाल, क्या किसी एक नेता का पार्टी छोड़ना किसी राज्य की पूरी सरकार को गिरा सकता है? जवाब है हाँ, और यह 2020 में हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के महाराज, कांग्रेस के सबसे युवा चेहरे, राहुल गांधी की बेहद करीबी माने जाते थे। कांग्रेस में उनका कद बड़ा था, लेकिन मार्च 2020 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और उनके साथ 22 विधायक भी अलग हो गए। नतीजा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार जो 15 महीने से चल रही थी रातों रात गिर गई। भाजपा सत्ता में आ गई और सिंधिया पहले नागरिक उड्डयन मंत्री बनी, फिर दूरसंचार मंत्री। अब यहाँ एक बात जो इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बनाती है, उनकी दादी विजया राजे सिंधिया ने 1967 में कांग्रेस छोड़ी थी और भाजपा की नींव रखी थी। दादी ने 1967 में किया, पोते ने 2020 में किया। एक खानदान, एक ही रास्ता, 2 पीढ़ियों में। जड़ें पुरानी थीं, फल नया आया। अब नंबर 5, महाराष्ट्र का वो किंग मेकर जिसे कांग्रेस ने खुद निकाला और उसने ऐसा बदला लिया कि कांग्रेस आज तक महाराष्ट्र में उस जख्म से उभर नहीं पाई। नंबर 5, शरद पवार। राजनीति के किंग मेकर बहुत कहलाते हैं, लेकिन असली किंग मेकर वो होता है जो बिना राजा बने भी दशकों तक राज करे। शरद पवार ठीक वैसे ही नेता हैं। कांग्रेस में उनका जलवा कैसा था? 1978 में मात्र 37 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र के इतिहास में उस वक्त के सबसे युवा मुख्यमंत्री। इसके बाद 2 बार और कुल 3 बार यानी कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र चलाते रहे। फिर 1999 में वो सवाल उठाया जो किसी ने नहीं उठाया था, सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर, और कांग्रेस ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन पवार साहब रुके नहीं, बनाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और अब सुनिए असली खेल। 1999 से 2014 तक पूरे 15 साल उसी कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाई। जिसने निकाला उसी के साथ बैठकर सत्ता भोगी, जिसने ठुकराया उसी की थाली में बैठ गए। यही है पवार साहब की राजनीति। और एक बात जो कम लोग जानते हैं, पवार साहब केवल महाराष्ट्र के नेता नहीं रहे, वो देश के कृषि मंत्री भी रहे और उससे भी आगे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी रहे। 2010 से 2012 तक खेत से क्रिकेट मैदान तक पवार साहब का दबदबा। 2023 में एनसीपी बड़ा टूट हुआ। भतीजे अजित पवार ने पार्टी तोड़ी, लेकिन 83 साल की उम्र में भी शरद पवार डटे हुए हैं। राजनीति का वो बरगद है जो आंधी में भी जड़ों से बंधा रहता है। आगे चलते हैं नंबर 4 पर, और यह कहानी है उस नेता की जो 15 साल तक कांग्रेस का सबसे वफादार सिपाही था, और जब उसे ठोकर मिली तो उसने पूरे पूर्वोत्तर का नक्शा ही बदल दिया। नंबर 4, हेमंत बिस्वा शर्मा। यह उस आदमी की कहानी है जो 15 साल तक कांग्रेस का सबसे वफादार सिपाही था, तरुण गोगोई के सबसे करीबी, असम में कांग्रेस की रीढ़, हर चुनाव में मेहनत, हर आंदोलन में आगे। लेकिन 2015 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिलेगी। तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाया जा रहा था और हेमंत को, जो असम के सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, किनारे किया जा रहा था। मेहनत उनकी, किसी कुर्सी किसी और की, यह नहीं पचा। भाजपा ज्वाइन की और 2016 के असम विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस 15 साल से सत्ता में थी, भाजपा जीत गई
और उस जीत में हेमंत बिस्वा शर्मा की भूमिका सबसे बड़ी थी। 2021 में वो खुद असम की मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यहाँ एक और बात है जो इन्हें बाकी सबसे अलग करती है। वो सिर्फ असम के मुख्यमंत्री नहीं बने, पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा की राजनीति को उन्होंने नई दिशा दी। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, हर जगह उनका असर दिखता है। जिस कांग्रेस ने उन्हें किनारे किया, उसी कांग्रेस को पूरे पूर्वोत्तर से किनारे करने में हेमंत बिस्वा शर्मा का हाथ सबसे बड़ा है। जो बीज बोया था उपेक्षा का, उसकी फसल बड़ी कड़वी निकली। अब नंबर 3, यह कहानी है उस बेटे की जिसे पिता की मौत के बाद भी वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। नंबर 3, जगन मोहन रेड्डी। 2 सितंबर 2009 आंध्र प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर लापता हो गया। पूरा आंध्र प्रदेश सदमे में था। लोग सड़कों पर रो रहे थे। 100 से ज़्यादा लोगों ने सदमे में जान दे दी। ऐसा नेता थे YSR। उनका बेटा जगन, उसने सोचा पिता की विरासत मिलेगी, आंध्र प्रदेश की बागडोर उसे मिलेगी। लेकिन कांग्रेस ने जगन को नहीं, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया। यह घाव गहरा था। 2011 में जगन ने कांग्रेस छोड़ी, YSR कांग्रेस पार्टी बनाई और शुरू की हजारों किलोमीटर की पदयात्रा, पैदल, गांव-गांव, झोपड़ी-झोपड़ी। इसी बीच CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया। 16 महीने जेल में रहे, 2012 से 2013 तक। दोस्तों, 16 महीने जेल में पार्टी नहीं थी, संसाधन नहीं थे, बाप की बनाई विरासत छिन गई थी। टूट जाते ज़्यादातर लोग, लेकिन जगन नहीं टूटे और 2019 में 175 में से 151 सीटें। आंध्र प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश। जेल से निकले, जनता के दिल में घर बना लिया। जो टूटने से डरे नहीं, वो इतिहास बनाते हैं। हाँ, 2024 में वो चुनाव हारे। TDP भाजपा गठबंधन ने उन्हें हरा दिया, लेकिन यह तथ्य कहीं नहीं जाता। जेल से निकलकर 151 सीटें जीतना यह हर किसी के बस की बात नहीं। आगे नंबर 2 पर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। यह कहानी है उस आदमी की जिसने राजीव गांधी के साथ बैठकर सत्ता का स्वाद चखा और फिर उसी सत्ता को ललकारा। BP सिंह उत्तर प्रदेश के राजघराने से 1980 में कांग्रेस के नेता के रूप में UP के मुख्यमंत्री बने, फिर राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने, और यहाँ से वो किस्सा शुरू होता है जो इतिहास में दर्ज है। वित्त मंत्री के रूप में BP सिंह ने देश के बड़े उद्योगपतियों पर छापे मारने शुरू किए, किसी को नहीं बख्शा। राजीव गांधी को यह रास नहीं आया, उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाकर रक्षा मंत्रालय भेजा गया, और रक्षा मंत्री बनने के बाद BP सिंह ने बोफोर्स से तोप खरीद में दलाली का मामला उठाया। वो मामला जिसने पूरी कांग्रेस सरकार को हिला दिया। नतीजा, राजीव गांधी ने उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया, लेकिन BP सिंह नहीं रुके। कांग्रेस छोड़ी, जनता दल बनाया, विपक्ष को एकजुट किया और 1989 में लोकसभा चुनाव में उसी कांग्रेस को हराया। BP सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। दुश्मन ने जो घाव दिया था वो घाव ही तकदीर बन गया। जिसने निकाला उसी को हराकर प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश में तूफान ला दिया। सड़कें जाम हो गई, युवा आग में कूदने लगे। वो फैसला था मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करना, पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण। 1990 में यह फैसला आया और भारतीय राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। एक कांग्रेस के मंत्री ने जब पार्टी छोड़ी तो ऐसा इतिहास बनाया जो आज 2026 में भी देश की राजनीति में जिंदा है। अब नंबर 1, इस नाम से कोई हैरान नहीं होगा, लेकिन इनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसी घटना है जो शायद आप नहीं जानते। सुनिए ध्यान से। नंबर 1, ममता बनर्जी। दोस्तों, इस सूची में नंबर 1 का ताज उस इंसान को जाता है जिसने कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई और फिर उसी कांग्रेस को बंगाल में ऐसे किनारे किया कि आज 2026 में भी कांग्रेस वहां अपने पैर जमाने की कोशिश में है। ममता बनर्जी दीदी। कांग्रेस में उनका सफर लड़ाकू की तरह शुरू हुआ, सड़कों पर आंदोलन, युवाओं की आवाज। लेकिन 1990 में एक ऐसी घटना हुई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक राजनीतिक कार्यक्रम में विरोधियों ने उन पर हमला किया, उनके ऊपर तारकोल और काला पाउडर फेंका गया, उनके शरीर पर उसके निशान पड़ गए। यह बंगाल की राजनीति का नमूना था जो विरोधियों को खामोश करने में भरोसा रखती थी। लेकिन ममता खामोश नहीं हुई। 1997 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। और अब सुनिए वो बात जो शायद आप नहीं जानते। 1999 में ममता बनर्जी ने क्या किया? वो अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार में शामिल हो गई, रेल मंत्री बनी। एक ऐसी नेता जो कांग्रेस छोड़ चुकी थी, भाजपा की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री।
राजनीति में यही होता है, आज का विरोधी कल का साथी। 2001 में वो एनडीए से भी अलग हो गई और फिर शुरू हुई वो लड़ाई जो 10 साल तक चली। 2011 में 34 साल के वाम शासन को खत्म करते हुए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। 2016 में फिर जीती। 2021 में भाजपा की पूरी ताकत लगी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, लेकिन ममता ने 213 सीटें जीतकर तीसरी बार सत्ता संभाली। लेकिन 2026 में वह हार गई। लेकिन 2026 में भी बंगाल की राजनीति में उनका नाम सबसे आगे है। एक महिला जिस पर कभी तारकोल फेंका गया था, आज देश की सबसे ताकतवर क्षेत्रीय नेताओं में शामिल है। कांग्रेस ने उन्हें जाने दिया और वो जाकर ऐसी बन गई कि आज कांग्रेस खुद बंगाल में उनसे जगह मांगती है। जो अकेले चली थी वो कारवा बन गई। यही है असली जवाब, कांग्रेस छोड़ी और इतिहास बन गई।